Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पार्टी के बल्कि उनके इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब, जो कि बड़े मशहूर हैं कि वो कहा जाता है कि वो बड़े ताकतवर हलकों के बड़े करीब हैं, उन्होंने आज बयान दिया है कि इमरान खान को वोट मिला था अकाउंटेबिलिटी का और चोरों से पैसा वापस लाने का, लेकिन इमरान खान फेल हो गया है। बैरिस्टर सर, अब आप क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि क्या इमरान खान फेल हो गए हैं? एक तरफ उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, केपी में इलेक्शन हार गए हैं, मौलवी दोबारा आ रहे हैं, अवाम का एतमाद उस तरह नहीं रही, बैड गवर्नेंस रही, जो डिलीवर ना करने वाले लोग जो है वो हुकूमत में लगा दिए। ये 26 साल की जो इमरान खान की स्ट्रगल थी, क्या ये फेल हो गई है, या इसमें समझा जाए कि इनको दोबारा चांस मिलना चाहिए, या ये लीडर क्यों फेल होते हैं, या इस तरह ये अवाम ने इस तरह के इनकॉम्पिटेंट लोगों के ऊपर क्यों इन्हिसार किया कि वो आज फेल हो गए हैं? आप इस सारे सिनेरियो को ब्रिस्टल कैसे देखते हैं? थैंक यू जी चीमा साहब। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि इमरान खान फेल हो गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट शेख रशीद के साथ जोड़ के पेश करने से और उसका जवाब पेश करने से इसकी शिद्दत कम हो जाती है और इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है और ये कॉन्टेक्स्ट से कट जाती है। यानी ये एक बहुत बड़ा ग्रिम फैक्ट ऑफ यूर लाइफ एंड एवरीबॉडीज लाइफ और पाकिस्तानी पीपल लाइफ है, ग्रिम फैक्ट कि इमरान खान फेल हो गया। उसकी वजह ये थी कि रियली उसने एक एक्साइटमेंट क्रिएट की थी आफ्टर सो मैनी ईयर्स, और बेशुमार लोग जो हैं वो बिलीव करते थे कि ये आदमी जो है ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो करप्शन से पाक है और जैसे सोचता है ऐसे करता है और ये कोई तब्दीली लेके आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है अवामी ज़िंदगी में जब इस तरह की होप्स क्रिएट होती हैं किसी चीज़ के साथ। तो अब 3 साल के बाद खुद हालात वो माने या ना माने, और डेफिनेटली वो नहीं मान रहे, चूँकि ये ना मानने वाली बात ही है जब आप उसकी इस तरह की एक्सप्लेनेशंस देना शुरू हो जाएं। लेकिन खुद जो है वो हालात और वाक़यात और अवाम का रद्द-ए-अमल ये बात साबित कर रहा है कि वो फेल हो गए। अब इसमें ये चीज़ें, वैसे भी इसमें बहस की ज़रूरत नहीं है, आप अगर ये बहस खोल के बैठ जाएं तो 50 साल तक करते रहें कि कौन सा हुक्मरान फेल हुआ या पास हुआ, तो वो कभी बहस किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती। लेकिन अवाम जो इसका एक लिटमस टेस्ट है, और उससे भी बड़ा लिटमस टेस्ट जो होता है इलेक्शन होते हैं, और ये बारहा आप देख चुके हैं, पहले ज़िमनी इंतखाबात में, अब बल्दियाती इंतखाबात में जो है वो सामने आया है कि वो फेल हो चुके हैं। लेकिन ये उसकी दो एक्सप्लेनेशंस जो हो रही हैं, ये जो है शेख रशीद साहब की तरह देखें, पहली बात यह है कि ये तो वो लोग हैं जो खुद इटसेल्फ इस बात की निशानी है कि इमरान खान ने फेल होना था, यानी जिसको आप कहते हैं ना कि उसका मुकद्दर बन गया था फेल होना जब ये लोग आए थे सामने। क्योंकि बुनियादी तौर पे पहली बात है कि ये लोग उसकी पार्टी के लोग नहीं थे। दूसरी बात यह है कि अगर उसकी पार्टी के लोग होते भी तो डेफिनेटली जब आप एक नारा लेके आते हैं तो आप उसकी जिद जो है उसको अगर अपना फेस बना के पेश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि या आप संजीदा नहीं हैं या फिर आपको ये बात की पूरी गहराई से अंदाज़ा नहीं कि आप चाहते क्या। मसलन आपका नारा है जी कि हमने मुल्क से स्मगलिंग ख़त्म कर देनी है फॉर एग्जांपल, और आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े स्मगलर्स हों, आपके ये सिचुएशन हो, आप मुझे ये बताएं कि 15-16 मिनिस्टर्स में से अगर 7-8 मिनिस्टर्स वक्तन फ़क्तन अगर गिने जाएं मुख्तलिफ औकात में जो आते और जाते रहे, तो वो लोग हैं जो गुज़श्ता हर हुकूमत में रहे। और जब आपका शिकवा ये है कि गुज़श्ता हुकूमतें जो हैं उन्होंने ये सारी करप्शन की और ये सारी सिचुएशन क्रिएट की, तो फिर उन्हीं के अगर की मिनिस्टर्स जो हैं वो लेके आप अपनी की पोस्ट पे बैठा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई तब्दीली नहीं चाहते, और या अगर आप तब्दीली चाहते भी हैं तो उसकी आप में कैपेसिटी नहीं है, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि तब्दीली असल में होती क्या है और उसके लिए क्या लवाजमात होते हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक ट्रेजेडी है कि वो फेल हो गए हैं, और इसमें किसी तरह के किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये बात आपको पता है कि आपके बहुत सारे दानश्वर डे 1 से कह रहे हैं क्योंकि महज
किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देना जो होता है ना, वो काफ़ी नहीं होता। पाकिस्तान में आप देखें, डे वन से हर हुक्मरान को ये पता था कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। लेकिन सवाल ये नहीं कि आप प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, सवाल ये है कि आपके पास उसका हल मौजूद है। इमरान खान साहब ने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए थे, मतलब मुल्क में जो है वो करप्शन है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, फॉरेन कर्जे हैं, ये सारी चीज़ें जो अंडर डेवलपमेंट से मुंसलिक हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त थे। लेकिन उनका हल क्या है, वो डे वन से गलत हल पेश कर रहे हैं और डे वन से उनकी हरकत और सकनात एक ग्रेट किस्म के, डीप किस्म के कंफ्यूजन को रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी आप ये देख लें कि पहला 1 साल उन्होंने ज़ाया किया इस बहस पे कि आया हमें आईएमएफ के साथ जाना चाहिए या नहीं। हालांकि ये प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट का सवाल है, अगर उस तरह देखा जाए एक जर्नल सवाल है ये, वो नहीं होते एक जर्नल सवाल जो पूछते रहते हैं कि भाई किसी मुल्क का आईएमएफ के साथ जाना ठीक होता है या नहीं, चूंकि ये एक बहुत बड़ा एक इदारा है जो दुनिया की पॉलिटिक्स में और दुनिया की इकानमी में एक बहुत बड़ी उसकी बैकग्राउंड है और उससे सब लोग वाकिफ हैं और दुनिया को पता है कि उसकी टर्म्स और कंडीशंस क्या है। अब इसमें कोई नई चीज़ है नहीं है। आप जाहिर है कि ये बिल्कुल इसी तरह आप एक सिटीजन को ले लें, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, सिटीजन ऑफ रावलपिंडी जो है, उसको कर्जा चाहिए तो वो जाहिर है अपना होमवर्क तो करेगा ना कि मैंने किस बैंक के पास जाना है और उसका जो है इंटरेस्ट रेट क्या है, उसकी शराइत क्या है। पहली बात यह है मुझसे कागज क्या मांगेंगे और उसके बाद जो है उसका रिटर्न क्या है। ये एबीसी ऑफ लोनिंग और लैंडिंग है। तो ये कोई कहे कि एक आदमी 25 साल से इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे हुकूमत दे दें और उसको ये नहीं पता कि आईएमएफ क्या है, या उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। अब कहते हैं जी हमें मुल्क ऐसे मिला तो लूटा फूटा मिल गया जी, इसमें इतने डॉलर नहीं थे जी। भाई आप लोग अब मुझे ये बताएं कि आप 25 साल से इक़्तिदार के पीछे भाग रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की ट्रेजरी जो है वो किस पोजीशन में है, ये कैसे चल रही है। ये हम जैसे लोगों को पता है जिन्होंने कभी इक़्तिदार के बारे में सोचा ही नहीं, कि हम जानते हैं कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे नवाज शरीफ जा रहा था तो मुल्क की हालत क्या थी अगर कोई भी टेक ओवर करे, उसको कर्जे कितने अदा करने पड़ेंगे, उसकी चैलेंजेस क्या होंगे। जो लोग ये एक्सक्यूज अवाम को बताते हैं कि हमें मुल्क इस हालत में मिला, क्या आपका ख्याल है कि वो अवाम को कोई सेंसेबल पीपल समझते? भाई तुम्हारे माहिरीन काम थे, उनको नहीं पता था कि मुल्क किस हालत में है। ये तो एक्सक्यूज बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपने वॉलंटरली नहीं बल्कि झगड़े करके, धांधली करके और जोर जबरदस्ती और धूस धांधली से टेक ओवर किया। और अब आप आके आप बता रहे हैं कि आप जो कुछ टेक ओवर कर रहे थे वो एक डेड बॉडी थी और आपको पता ही नहीं कि वो किस हालत में थी, तो आपने उठा के उसको ऑक्सीजन देना था। ये हालत है इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मसाइल के बारे में। फिर वो मसाइल जब इनके सर पे पड़े, पहले दिन से ये जो फैंसीफुल किस्म की सोल्यूशन पेश कर रहे हैं ना, सिंपल सॉल्यूशंस, कि जी ये चीज़ हम 6 महीने में ख़त्म कर देंगे, ये 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, फिर 6 महीने को एक्सटेंड करके उन्होंने 1 ईयर किया। वो उसी वक्त आप अखबारात उठा के देखें, लोग लिखते थे जो लिख सकते थे या जो कहीं किसी तरीके से वो एक्सप्रेस कर सकते थे कि भाई ये इस तरह नहीं होता, ये जितने भी मसाइल हैं इनका एक प्रोसेस होता है। आप एजुकेशन सिस्टम को 6 महीने में नहीं बदल सकते, देयर इज नो वे यू कैन डू इट। आप अगर पूरी काम पाकिस्तान की आज मुतफिक हो जाए, लीडरशिप भी, पब्लिक भी, अवाम भी, कि हमने एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, तो कम से कम उसके लिए 20 साल चाहिए। जब आप पहला नतीजा देखेंगे, और पहला नतीजा एजुकेशन सिस्टम का क्या होता है, आप फैक्ट्री लगाते हैं तो पहला उसका एक प्रोडक्ट सामने आता है ना, जूते की फैक्ट्री है तो जी ये देखें ये जूता हमने बना दिया। इसी तरह एजुकेशन की फैक्ट्री में पहला स्टूडेंट बाहर आता है तो आप कहते हैं जी ये देखें ये हमारा प्रोडक्ट है और हमने ये एजुकेशन के अंदर, वो कहता है मैं 6 महीने में ठीक कर दूंगा। इकोनॉमी पे 1 साल तक ये लड़ते रहे, अपने मिनिस्टर तक को इन्होंने बाहर निकाल दिया कि जी आईएमएफ के साथ हमने जाना है। यानी साल के बाद इमरान खान साहब के अपने अल्फाज ये हैं कि हमें 1 साल पहले ही आईएमएफ के पास चले जाना चाहिए। अब जिन लोगों में इस कदर कंफ्यूजन हो और उनके पैरोकार उस पर तालियां बजाएं
और डांस करें तो उनके साथ क्या इलाज किया जा सकता है? ये बड़ी बात है कि अब उनके अंदर ये क्रैक की निशानी है। जिन लोगों की आपने बात की ना कि कहते हैं हम फेल हो गए, ये निशानी है कि अब टाइटैनिक जो है वो डूब रहा है और वो छलांग लगाने के लिए अपने अपने जो है कमर कस रहे हैं, और वो अब ये बातें करेंगे। ये जो शेख रशीद का इशारा है वो किस तरफ है कि आपको नवाज शरीफ को जो है वो राजा बाजार में ले आके फांसी क्यों नहीं दी? आपने ये क्यों नहीं साबित किया कि आप दुनिया के वैशी तरीन लोग हैं और आपके यहाँ कोई कानून और कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, और आप एक प्राइम मिनिस्टर को गले से पकड़ के तो जेल में फेंक सकते हैं बगैर किसी लीगल प्रोसीडिंग और रूल ऑफ लॉ के? तो वो कहते हैं उसमें कमी रह गई। यानी जिस तरह की विच हंटिंग उन्होंने की है, ये तो 500 साल पहले भी जो है वो दुनिया में नहीं होती थी इस तरह की उन्होंने की, जो उन्होंने मुस्लिम लीग के खिलाफ की विच हंटिंग। और अब जब चूंकि वो गड़े मुर्दे बाहर आ रहे हैं, सारे केसेस साफ हो रहे हैं, जजेस को जो है वो रिश्वतें खा खा के अब होश आ रहा है, तो अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी हमारी जो है वो उसमें कमी रह गई। अब कौन सी कमी रह गई भाई? आपने क्या करना था मुझे बताएं जो आपने नहीं किया। बात ये बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक बड़ा एक जिसे कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल नोयत का सवाल, जारी बात है आप ही इसका जवाब दे सकते हैं, और वो ये है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी साहब पावर में है, उनकी मशहूर है वो टी बॉय है। अब जो टी बॉय है वो 1.3 बिलियन या 4 बिलियन पीपल को लीड कर रहा है, जिसका कोई यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसे कुछ पता नहीं है, एंड ही इज लीडिंग एग्जैक्टली इन राइट डायरेक्शन। और वो इस तरह कामयाब भी होता है कि वो दोबारा इलेक्शन भी जीत जाता है। और उसने ये देखे ना, और एक तरफ ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है जो कि 230 मिलियन को लीड कर रहा है, और उसके पास तजर्बा भी है, लोग भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, हर तरह की हुकूमती ताकतें भी हैं, हर अदारा भी उनके साथ खड़ा हुआ है। हाउ डू यू सी दिस कि हाउ आर टी बॉय इज सक्सेसफुल कि वो सेकंड टाइम आ गए? उन्होंने एक इंडिया को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उनका एक जो मजहबी कह रहा हूं, जो उनका एक मेजॉरिटेरियन पर्सपेक्टिव है टूवर्ड्स रनिंग द कंट्री, वो जो एक उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको कता नजर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ लीडिंग द नेशन एंड इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम द कॉन्फिडेंस। और इधर जो है वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ बंदा हमारे पास है, एचिसोन का पढ़ा हुआ बंदा हमारे पास है, और पूरी दुनिया के एक्सपोजर है, और वैसे भी वो कहते हैं मुझे हर चीज का पता है। सो हाउ डू यू सी बोथ दीज एक्सपीरियंसेस कि एक क्यों फेल होता है और दूसरा क्यों पास होता है, और या दूसरा क्यों कामयाब होता है? इसका एक सिंपल जवाब तो ये है जी कि एक कहता है मुझे हर चीज का पता है और दूसरा ये कहता है कि मुझे किसी चीज का नहीं पता। सो लेट्स फाइंड आउट। अब यहाँ जो है आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चूंकि हर चीज का पता है, इसलिए ना वो किसी से पूछे ना किसी की सुने। और मुझे नहीं लगता कि उनके ये बारोड किस्म के जो मिनिस्टर्स होते हैं ये कभी उनको कोई दुरुस्त मशवरा भी दे सकते हैं। ये पहले उनका माइंड पढ़ते हैं और फिर उसके मुताबिक उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिसमें IMF की मिसाल आप देख लें और इस तरह के दीगर इकदाम। रहा सवाल टी बॉय का, तो वो मैं आपको बताऊं कि देखें दुनिया में जितने बड़ी बड़े मुल्क हैं, जमहूरियतें हैं, उनके अंदर लोग जो होते हैं वो अपनी स्ट्रगलिंग एज में, स्ट्रगल टाइम जिसको आप कहते हैं, उसमें हर किस्म के काम करते हैं। वो टॉयलेट साफ करने से लेके चाय बेचने तक, और कंस्ट्रक्शन से लेके तो सफाई के काम तक, ये जितने प्राइम मिनिस्टर दुनिया में बेशुमार मसाले हैं मिनिस्टर्स और इस तरह के लोग इन चीज़ों से गुजरे चुके। यही असल में ज़िंदगी है, और यही बताती है कि किसी मुल्क के अंदर जो है वो पोटेंशियल है कि आदमी जो है वो जो कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड है, तो वो फिर भी स्ट्रगल करके तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का तस्वर है उसके मुताबिक समाज में अपनी जगह बना सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब हमने पाकिस्तान में ये निकाला हुआ है क्लर्क बनना, या फौज में हवलदार भर्ती होना, या पुलिस में इंस्पेक्टर बनने को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी कहते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी ये है जो टॉप टू बॉटम एग्जिस्ट करती है कि आपके मुल्क में आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और आप पुलिस वाले भी बन सकते हैं। अब ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की वजह से ये आपको लेसन देती है कि आप सीखते हैं वो उन तजर्बात के दौरान
ये जो आपने मिसाल दी ना एचिसन और ऑक्सफोर्ड की, ये डीमेरिट है जिसको आप लोग मेरिट बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी साहब को ये पता है कि भाई ना तो मैं कोई दानश्वर हूँ, ना मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूँ, ना मैं पीएचडी हूँ, ना मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं एक सीधा सीधा सियासतदान हूँ और मुझे पढ़े लिखे लोग चाहिए अपने इर्द गिर्द जो मैशियत को, सियासत को, समाज को, इन चीज़ों पे मुझे मशवरे दें और दे रहे हैं। उनके आप देखें जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी पार्टी के अंदर या उनकी हार्ड कोर के अंदर वो सारे इस तरह के सक्सेसफुल किस्म के लोग हैं जो कि वो कमी पूरी करते हैं जो मोदी साहब में होगी। और ये हर पॉलिटिशियंस में होती है। पॉलिटिशियन जो है इट्स वेरी रेयर इन हिस्ट्री कि उनके अंदर ये जो है इकोनॉमी और इस तरह की चीज़ों की भी वो डीप अंडरस्टैंडिंग हो। बहुत रेयर किस्म के लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनकी स्टडी ये डिग्रियों से नहीं होता कि जनाब आपने डिग्री ले ली। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चीमा साहब मिसअंडरस्टैंडिंग का बन गया है कि इस आदमी के पास डिग्री है तो ये सब कुछ जानता है या ये पढ़ा लिखा है। हालांकि ये डिग्री और खुसूसन इस तरह की डिग्रियां जो है ऑक्सफोर्ड में मेरिट भी है, लेकिन ऑक्सफोर्ड में अगर आप खुशहाल हैं, आपके पास पैसे हैं तो आपका भी उसके आपके लिए भी स्पेस है। ये दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के जो इदारे हैं इन्होंने सब के लिए कोई ना कोई जगह बनाई हुई है और यही उनकी कामयाबी का राज है कि आप अगर इस तरीके से नहीं जा सकते तो उस तरीके से जा सकते हैं। मेरिट पे नहीं आ रहे हैं तो स्पोर्ट में आ रहे हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग में आ रहे हैं, किसी और तरीके में आ रहे हैं। तो ये आपने बीए कर ली ऑक्सफोर्ड से तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि आप इकोनॉमिस्ट हो गए? दैट्स द ओनली एजुकेशन द प्राइम मिनिस्टर हैज, आई एम टेलिंग यू। जिंदगी में उन्होंने ना कोई किताब पढ़ी, ना किसी साहिब किताब के साथ डायलॉग किया, ना उनके सर्कल में कोई पढ़ा लिखा उस तरह का पढ़ा लिखा आदमी है जिसको आप एक डीपली उस तरीके से दानश्वर कह सकते हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और यही इस चीज की जो है दलील है जो मैं पहले दे चुका हूँ कि उनको लोग इधर उधर से लोगों की पकड़ दकड़ करनी पड़ती है कि पीपुल्स पार्टी का आदमी लेके आगे, मुशर्रफ का आदमी लेके आगे, जिन लोगों को वो बदतरीन किस्म के लुटेरे, चोर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कल उन्होंने इतनी अच्छी तकरीर की, वो सारे फैक्ट्स और फिगर्स बयान किए, आखिरी सेंटेंस उनका जो था वो सारी पे पानी फेर के चला गया कि जी ये दो खानदान जो चोर हैं ये आधी दौलत ले आए तो मैं टैक्स कम कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि टैक्स कोई आपके बाप की जागीर है भाई इस मुल्क में कि आप कम कर देंगे या बढ़ा देंगे? हु द हेल यू आर एंड हु गेव यू द अथॉरिटी टू डू सो? ये पब्लिक का मसला है, उनका पैसा है, आप उसमें टैक्स बढ़ाते हैं या कम करते हैं ये पार्लियामेंट का जॉब है और इस पे डिबेट होना चाहिए, इसमें पब्लिक कंसल्टेशन और उनकी आउटपुट और उनका इनपुट होना चाहिए, तब जाके आप डिसाइड। इसका मतलब है कि आप लोग आप ब्लैकमेलर हैं, आप क्या मतलब एक्सटॉर्शन कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं जी वो पैसे वापस ले आए तो मैं आवाम को माफ कर दूंगा वरना उनकी खाल उतारूंगा। ये है आपका हुक्मरान, मैं आपको बता दूं। और ये बहुत ही खतरनाक किस्म की बात है कि किसी आला तरीन पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी इस तरीके से सोचता है, क्योंकि ये बहुत ही इंतकामी किस्म की छोटी और तंग नज़र किस्म की जहनीत है जिसका कतन जो है वो कोई पॉजिटिव पहलू हमें नज़र नहीं आता। तो इस हिसाब से अगर देखें जनाब तो ये बात बड़ी क्लियर है कि उनको चाहिए था कि वो ऐसे लोग जिनका तजर्बा है, आपका अगर इकोनॉमी में तजर्बा नहीं, चलें आप खिलाड़ी हैं जो है, तो आप एक इकोनॉमिस्ट को ले आएं जो उस तरीके से है और उसकी पूरी बात सुने। आप इनके साथ जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं और जिनको इन्होंने निकाला है उनको इंटरव्यू करके देखें वो क्या कहते हैं। वो यही कहते हैं ना जी हमने ये भी कहा था, हमने वो भी कहा था। वो ये तो नहीं कह सकते ना कि हमने कहा तो आगे इमरान खान साहब ने हमें चांटा नहीं मारा लेकिन कोई फर्क भी नहीं छोड़ा। अब ये बात तो वो नहीं कर सकते ना, लेकिन ये तो वो कह रहे हैं कि हमने ये कहा था कि ये ना करें और ये कहा था कि ये करें, और ये आए रोज आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है। तो इसीलिए आप ये देख लें कि ये जो फेलियर है इसके लिए अब ये बकरा ढूंढ रहे हैं कि इसका जो है वो जिम्मेदारी किसके सर पे डाली जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसमें एक चीज आती है और वो जारी बात है कि ये जो सिर्फ बात है कि सिर्फ हम तकरीरों की बेस पे लोगों को इलेक्ट करके पावर कॉरिडोर में ले आए, क्या आप नहीं समझते सर कि कोई इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो है वो ट्रेनिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम अपने लोगों को गुजार सकें,
क्योंकि हम कब तक इस तरह तजर्बे करते रहेंगे। एक तरफ हमारे पास वो यूज्ड कह लें या एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं जो सीख के पावर में आए हैं, जैसे पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, और दूसरा ये बिल्कुल एक नया तजर्बा पाकिस्तान ने किया और हमें पता चला ये फेल हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को कोई अपनी जो लीडरशिप है उसको ठीक करना चाहिए या उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए? क्योंकि जितना सर ये स्टेट क्राफ्ट को चलाना जितना मुश्किल है, ये कोई सिर्फ तकरीरों से तो हल नहीं हो सकता। जब ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो, इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो, फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट हो, तो आप ठीक लोग भी ना ले सकें, फिर आपको इलेक्टेड जो लोग हम लेते हैं पावर में, उन जो जीतते हैं वो इस तरह कैपेबल भी नहीं होते। टेक्नोक्रेट उस तरह अगर ले भी लें तो वो चलते नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं इलेक्टेड समझते हैं कि इनको सिस्टम का नहीं पता, हमारी नीड्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो क्या हमें अपनी लीडरशिप को ट्रेन करने का कोई सिलसिला होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या इस तरह तजर्बे करते रहेंगे तो सर ये तो एक बिल्कुल एक डेड एंड की तरफ चले जाएंगे। हमें तो कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है इससे। देखें जी चीमा साहब, ये जो डेमोक्रेसी होती है ना, ये इटसेल्फ एक एजुकेशन प्रोसेस है जो लीडरशिप को ट्रेन करता है, जैसा कि आपने कहा कि इन लोगों को तजर्बा हुआ। लेकिन आपने ये जो डेमोक्रेसी को जो शक्ल दे दी, उसमें आपके पास वाइड क्राइटेरिया ये रह गया कि जो आदमी 10-20 हज़ार आदमी जो है वो इस्लामाबाद की किसी चौक में इकट्ठा कर सकता है, उसको हम इक़्तिदार से नहीं रोक सकते। और वो जो है वो उंगली खड़े करने की बात करना शुरू हो जाता है कि जी देखें जी, मैं यहाँ पे 50,000 आदमी लेके आया हूँ, तो आप उंगली क्यों नहीं खड़ी करते? जो बुनियादी तौर पे जमहूरियत की सख्त किस्म की नफी है, उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है। एक आदमी जो है लेजिटिमेट वोट लेके आया है, तो आप 3-4 साल बाद आके खड़े हो जाएं कि नहीं जी इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, मैं चूंकि 50,000 आदमी लेके बाहर आया हुआ हूँ, लिहाजा इसको हटा के मुझे बता दें। ये सिंपल हो गया ना। तो ये डेमोक्रेसी नहीं होती। ये डेमोक्रेसी क्या, आपने जो स्टैंडर्ड बना दिया उसमें जाहिर है कि फिर उससे अगले वक्त में जो आदमी 60,000 लेके आएगा, आपको इक़्तिदार उसके हवाले करना पड़ेगा। ये हो रहा है पाकिस्तान में। आप देखें, भारत को जब तीसरी दुनिया की पहली जमहूरियत के तौर पे एक्सेप्ट किया गया था, थर्ड वर्ल्ड नेशंस में फर्स्ट डेमोक्रेसी, तो उसके 3 इलेक्शन हो चुके थे, 3 ट्रायल, और उसको बाकायदा उन्होंने जो मेरिट्स पे जो दुनिया के इदारे हैं जो चीज़ों को देखते हैं कि इलेक्शन में कितनी एक धूस धांधली, हालांकि ये सारी चीज़ें भारत में भी मौजूद हैं जो हमारे यहाँ हैं, जो इंडिविजुअल कैंडिडेट जो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से धूस धांधली का भी राज है देहातों में, इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे अभी आज़ादियाँ उस तरह की नहीं हैं कि लोग अपने आप को उस तरीके से एक्सप्रेस करें। लेकिन इसके बावजूद एक पूरे नेशनल सतह पे ये ड्रामा तो नहीं था जो हमारे यहाँ है कि आप मुझे ये बता दें कि कोई एक हुकूमत भी, वो जिसका अब शिकार खुद इमरान खान की हुकूमत होने वाली है, कि जिसमें आपको छुट्टी कराने का तस्वर, ये कोई नौकरी नहीं है भाई, ये इलेक्टेड एक पोस्ट है जिसमें अवाम मैंडेट देते हैं, और उसमें अगर आप समझते हैं कि मैंडेट में कोई बहुत बड़ी खराबी हो गई तो वापस अवाम से रजू करना पड़ता है। ये छुट्टी कराने वाला जो हमारे यहाँ तस्वर आ गया, उसकी वजह से ये एक मसला जो है वो बन गया कि ठीक है जी, मैं सड़कें बंद करके और अंपायर्स को बीच में ला के या किसी और तरीके से जो है इनको छुट्टी करा के मैं आ जाऊंगा। तो ये डेमोक्रेसी जो है वो नहीं है। चूंकि महज इलेक्शन को अगर आप डेमोक्रेसी कहते हैं तो राइट फ्रॉम 79 ईरान में मसलसल इलेक्शन होते रहे, एक इलेक्शन भी ना वहाँ पोस्टपोन्ड हुआ, ना किसी तरीके से उसको आगे पीछे कोई हेरा फेरी हुई। लेकिन दुनिया ईरान को डेमोक्रेसी नहीं मानती। क्यों? जब वो हमसे भी पहले 1980 से लेके मसलसल इलेक्शन करा रहे हैं, हम उनको डेमोक्रेसी क्यों नहीं मानते? कि हम पूरा पैकेज देख रहे हैं भाई, कि यहाँ पूरा हो क्या रहा है कि इस डेमोक्रेसी में लोगों को बोलने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है, तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने की आज़ादी है, शहरी आज़ादियाँ और जमहूरी आज़ादियाँ भी हैं या नहीं हैं, या महज जो है वो इलेक्शन करा के एक मखसूस तबका जो है वो इक़्तिदार आपस में बांट लेता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये देखने की हैं। डेमोक्रेसी अपनी तरबियत खुद करती है, और ये आप तरक्की याफ्ता ममालिक में देख लें। लेकिन उसमें ज़रूरी है कि आपके कॉल और फेल को अवाम याद रखें और उस पर रिएक्ट करें।
अगर आप दावा ये करें कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो साइकिल पे जाया करूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में और आप हेलीकॉप्टर रख लें और आवाम को उल्टी मंतक ये दें कि ये सस्ता पड़ता है, यानी एक तो गजब खुदा का कि भाई आपने तो नवाज शरीफ को भी लात मार दी और जरदारी को भी उड़ा दिया। वो तो चल रहे थे बड़ी बड़ी कारों पे, आपने तो हेलीकॉप्टर ले लिया। लेकिन कम से कम आवाम को ये तो ना पढ़ाएं कि ये उससे सस्ता पड़ता है। और जो काम भी करते हैं ये उसकी एक मंतिक उनकी अलग है कि ये ऐसे है जी तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब जब आप इसको क्या कहते हैं सिंपल जुबान में मैं आपको बताता हूँ, इसको कहते हैं अवाम को फरेब देना, धोखा, फ्रॉड। सिंपल, आप इसको जितना इंटेलेक्चुअलाइज मर्जी कर लें कि जब आप इस तरह के ऐलानात करके उसके बरक्स करते हैं, जितने भी उन्होंने ऐलानात किए बड़े बड़े काम तो छोड़ें जी, एजुकेशन सिस्टम है या हेल्थ सिस्टम है, हालांकि हेल्थ सिस्टम पे भी मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा फेलियर और डिजास्टर साबित होगा आखिर में। क्योंकि ये मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जब बिलिंग का सिस्टम आना शुरू हो जाएगा और जब आपके क्लिनिक्स के बिल आने शुरू हो जाएंगे, हर क्लिनिक के 10-10 लाख, जहाँ पे कोई गया ही नहीं, या गया भी तो कोई एक आदमी सरदर्द की दवाई लेने गया, और वहाँ मिली भगत से जब बिल बनने शुरू होंगे और जब आपका कामी खजाना जो है उन बिलों के नीचे दबना शुरू होगा, क्योंकि आप इस तरह नहीं ऊपर से एक चीज मसलत कर सकते, आपको पूरा एक सिस्टम हर चीज का बनाना पड़ता है। आपके पास पैसे कितने, ट्रेजरी में क्या है, उसको आप किस तरीके से मुनसफाना तरीके से तकसीम कर रहे हैं। आपका जो है वो अगर डिफेंस का बजट 22% आप अपने टोटल आमदन का उस पर खर्च कर रहे हैं, तो 1% आप हेल्थ पे लगा के आप कहें कि हम 22 करोड़ लोगों को सेहत दे देंगे तो दुनिया पागल हो जाएगी। वो वाकई आके पाकिस्तान के दरवाजे पे बैठेंगे कि खुदा के लिए हमें भी कोई अक्ल की बात सिखाओ भाई, हम तो पैसे खर्च करके मर गए, फिर भी पूरी पॉपुलेशन को हम हेल्थ वाइज कवर करने में नाकाम है। तो ये है फ्रॉड, जो वक्ती किस्म के फ्रॉड हैं। और आप देखेंगे कि अभी ये शुरुआत है, जो ही इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं ये इस तरह के जाली किस्म के ऐलानात होंगे जो 2 साल 3 साल या 1 साल जिनकी उम्र होगी, क्योंकि इन चीज़ों को एक्सपोज होने में एक वक्त लगता है। तो ये चूंकि कोई भी चीज़ जो होती है दुनिया देखें, वो हम पूरी हर चीज़ को बतौर दुनिया बतौर इंसान हम आजमा चुके। हमें पता है कि हेल्थ सिस्टम कैसे वर्क करता है। चलो एक जगह नहीं, स्वीडन में नाकाम हो गया तो स्विट्जरलैंड में कैसे कामयाब हुआ जी, वहाँ नाकाम हो गया तो कनाडा में कैसे चल रहा है, वहाँ नहीं है तो न्यूजीलैंड में कैसे। हमारे पास मसाले हैं, फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उनको सामने रखे बगैर आप ऐसे बातें ख्वाहिशात पे मबनी ख्याली किस्म की बातें कि नहीं जी दुनिया का कोई मुल्क नहीं, बिल्कुल सही है। इवन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो ऑन द फेस ऑफ द अर्थ रिचेस्ट कंट्री है और जिसके पास बेताशा दौलत है, वो भी अपनी पूरी पॉपुलेशन को इस तरीके से हेल्थ कार्ड हाथ में नहीं दे सकता। उसके लिए भी एक सिस्टम होता है जिसको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि ये लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस है, ये लोग हैं जिनको स्टेट अफोर्ड पैसे देगी, ये लोग हैं जिनको चैरिटी के जरिए संभाला जाएगा। एक पूरी क्लासिफिकेशन जो होती है, वो मजाक थोड़ी है। तो जनाब ये तो मजाक हो रही है अवाम के साथ कि हमारे पास ऐसे कोई मौजूदाती किस्म की करामात हैं कि हम हर काम कर सकते हैं इवन बगैर पैसे के भी। तो इसका फिर हमारे पास क्या इलाज है? सही कह रहे हैं सर, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इसी तरह बेवकूफ़ी बना करेंगे कि जी अभी ये हर खानदान को 10 लाख का कार्ड दे रहे हैं, तो वो तो जब जारी बात है बिल लेके आएगा, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर लेके आएंगे, तो हुकूमत के जेब में पैसे नहीं होंगे, तो फिर लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे और अगली हुकूमतों के लिए परेशानियाँ होंगी। तो बस ये इसी तरह ही है। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बशानी साहब फॉर एक्सप्लेनिंग अस एंड हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड